Hello everyone, welcome back to my class. In today's class, we will discuss major amendments of Indian Constitution. कुछ important जो amendments हैं, उनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपने मुझे अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन द क्लास. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951. तो यहाँ आप देखिए 12 मई 1951 को इस अमेंडमेंट एक्ट को प्रपोज किया गया. 2 जून 1951 को पार्लियामेंट में इसे पास किया गया एंड 18 जून 1951 को प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर सिग्नेचर किए. इसके बाद इसमें क्या चेंजेस होते हैं, लेट्स सी. The state was empowered to make special provisions for the advancement of socially and backward classes. जो socially and economically backward classes हैं उनके एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन स्टेट बनाएगा. तो स्टेट को यहाँ पर एम्पावर कर दिया गया है. सेकंड है 9 शेड्यूल वाज एडेड. 9 शेड्यूल का ऐड किया गया. पहले सिर्फ 8 शेड्यूल थी कॉन्स्टिट्यूशन में. इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ आर्टिकल्स में भी यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उनको आप यहाँ देख सकते हैं. Articles 31A and 31B were inserted after Article 31. ओके, कुछ मेजर यहाँ पर मॉडिफिकेशंस किए हैं, उनको देख लेते हैं. लैंड रिफॉर्म एंड राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31 जिसमें प्रॉपर्टी को अर्जित करने, उसको रखने, उसका निपटारा करने, ये सारी चीज़ें से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं इनमें यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए थे. दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसमें आर्टिकल 19 में कुछ यहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, आप उधर देख सकते हैं. 3 more grounds of restrictions on Article 19(1) freedom of expression were added. ये 3 जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाए गए हैं. स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. तो आप यहाँ देखिए कि पहले शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट SC STs के एडवांसमेंट के लिए तो कुछ यहाँ पर प्रोविजंस थे ही, ठीक है. अब आप देखिए आर्टिकल 15(4) एंड आर्टिकल 16(4). इनके थ्रू जो एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कुछ रिजर्वेशन की बात यहाँ पर रखी गई थी. वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस. भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून है उनको वैध बनाने के लिए आर्टिकल 31A को यहाँ शामिल किया गया है. फिर चाहे वो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट का उल्लंघन करते हो, उसको वायलेट करते हो, बट यहाँ कुछ कानूनी चुनौतियों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया था. पावर ऑफ स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन. तो स्टेट को यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बनाने के लिए एम्पावर कर दिया गया फॉर सोशली एंड बैकवर्ड क्लासेस. कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर जो लगाए गए थे उनके बारे में बात करते हैं. रेस्ट्रिक्शंस वर मेड रीजनेबल एंड जस्टिसेबल. जो भी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाए थे उनको रीजनेबल कर दिया, तर्कसंगत बना दिया एंड जस्टिसेबल कर दिया. Introduce the validity of the state's move to nationalize any business or trade and the same to not be invalid on the grounds of violation of the right to trade and business. 1 साल के बाद ही सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट होता है जिसमें ये डिसाइड किया गया कि लोकसभा के एक मेंबर जो हैं वो 7.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. ये यहाँ पर एक मेजर चेंज किया गया था. Seventh Amendment Act 1956. It is related to states reorganization. The provision of having a common high court for 2 or more states was introduced. एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया गया, तो 2 या 2 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं उनके लिए कॉमन हाई कोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं. एबोलिशन ऑफ क्लास ABCD स्टेट्स.
तो पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्टेट्स थे उनको 4 कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड किया गया था, ABCD कैटेगरी, उनको यहाँ खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज को यहाँ फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो अब यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी इंट्रोड्यूस्ड हो चुकी थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी जो यहाँ पर इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई है, वो ये था अपॉइंटमेंट of the same person as a governor of 2 or more states। एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है, इस बात को यहाँ पर डिसाइड किया गया। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात थी, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एडॉक जजेस इन हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट में जो भी एडॉक जजेस हैं या एडिशनल जजेस हैं, अतिरिक्त जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, और एडॉक बेसिस पर जो न्यायाधीश हैं उनके अपॉइंटमेंट्स किए जा सकते हैं। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए थे। नेक्स्ट है 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960। 9th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसका रिजल्ट था। ठीक है, नेहरू नून एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज द बेसिस फॉर द 9th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके थ्रू कुछ जो लैंड है वो पाकिस्तान को यहाँ पर दे दिया गया था। द बेरुबारी यूनियन वाज डिवाइडेड हॉरिजॉन्टली अकॉर्डिंग टू द इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट। द 9th अमेंडमेंट was brought into effect to resolve boundary and territorial conflicts between India and Pakistan। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ बाउंड्री एंड टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए बेसिकली अमेंडमेंट हुआ था। The 9th Amendment also played a crucial role in settling boundaries issues between Indian states, including Punjab, West Bengal, Assam, and Union Territory of Tripura. Got it? Next, 10th Amendment Act 1961. Through this Amendment Act, Dadar Nagar Haveli incorporated in the Union of India as a Union Territory। 1961 में दादर नागर हवेली को इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया एज अ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसके थ्रू गोवा, दमन एंड दीव इनको इंडियन यूनियन में शामिल किया गया है एज अ यूनियन टेरिटरी, नॉट स्टेट्स। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962। Through this Amendment Act, Nagaland was formed with special status under Article 371A। 14th Amendment Act 1962, Pondicherry incorporated into the Indian Union। Union territories of Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Pondicherry were provided the legislature and council ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव एंड पुडुचेरी में लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्रोवाइड किया गया है। 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966, इसके थ्रू जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं उनको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है और हाई कोर्ट्स को यहाँ एम्पावर किया गया है कि वो इलेक्शन पेटिशंस को सुन सके। ओके, 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसके थ्रू सिंधी लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में शामिल किया गया है और ये 8th शेड्यूल में शामिल होने वाली 15th लैंग्वेज है। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके थ्रू जो अमेंडमेंट शब्द है, ठीक है, इसका विस्तार यहाँ पर किया गया है और इसमें यहाँ पर 3 बातें शामिल की गई हैं। सम्मिलित करना, परिवर्तन और हटाना, ये तीनों चीजें इसमें शामिल है अमेंडमेंट में। तो अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट होता है, किसी भी तरह का यहाँ पर किसी चीज को ऐड किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं या फिर उसको रिमूव किया जाता है,
ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें यहाँ अमेंडमेंट में शामिल होंगी। ठीक है, तो इसके थ्रू एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई थी, प्रेसिडेंट्स एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाज मेड कंपलसरी। प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर यहाँ पर कंपलसरी होगा कि वो अपनी सहमति दे, अपना एसेंट दे। ठीक है, दूसरा यहाँ पार्लियामेंट को ये राइट दे दिया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में चेंजेस कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, फिर चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसको भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया है आपको, तो आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसके थ्रू प्रिंसली स्टेट्स के जो भी रूलर्स थे, जो भी राजा थे, उनके प्रिवी पावर्स और प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया। और ये डिसीजन माधव राव, एक केस हुआ था। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये एक्ट लेकर आया गया। 31 अमेंडमेंट एक्ट 1972, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लोकसभा की सीट्स को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, इसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2A जोड़ा गया, और इसमें ये कहा गया कि इसके थ्रू जो सिक्किम है उसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा इंडियन यूनियन में दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर शेड्यूल 10 भी जोड़ी गई, जिसमें भारतीय संघ में सिक्किम के शामिल होने की शर्तों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट, 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, तो अब सिक्किम जो है एक पूर्ण राज्य बन चुका है आफ्टर 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, एंड 10th जो शेड्यूल ऐड की गई थी, जिसमें सिक्किम के भारतीय संघ में एज अ एसोसिएट स्टेट उसको शामिल किया गया था, उसकी शर्तें थी, उसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो फिर बाद में 10 शेड्यूल को ऐड किया गया था, जिसमें जो तल बदल कानून के जो नियम हैं उनको शामिल किया गया है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, since the 42nd amendment act is the most comprehensive amendment of the Indian constitution called the mini constitution. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज 59 प्रोविजंस इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए गए थे। सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट्स हैं वो किए गए हैं यहाँ पर। प्रियम्बल में तो चेंजेस किए ही गए हैं, इसके साथ ही 40 आर्टिकल्स, 7 शेड्यूल एंड एडेड 14 न्यू आर्टिकल्स एंड 2 न्यू पार्ट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप जानते ही हैं कि स्वर्ण सिंह जी की जो कमेटी बनी थी उसके थ्रू यहाँ पर ये सारे चेंजेस किए गए थे। काफ़ी सारे यहाँ पर अमेंडमेंट्स किए गए थे, उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी मेरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पर एक कंप्लीट वीडियो है, वहाँ सारे अमेंडमेंट्स हैं, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर काम हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको एक लीगल राइट बना दिया गया, जो एक नया एक काम हुआ था। बाकी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो चेंजेस हुए थे, तो कई सारे जो चेंजेस थे उनको फिर से पहले की तरह ही कर दिया गया। अब आप देखिए, the right to property was removed from the list of fundamental rights and elevated to the status of a legal right under Article 300A। और इस लीगल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 19(1)(f and 31 from the Constitution of India। आर्टिकल 31A became आर्टिकल 300A। ये दोनों ही यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। तो पहले 31 में राइट टू प्रॉपर्टी था जो कि लीगल राइट था, और अब इसको यहाँ चेंज कर दिया गया और 300A में शामिल कर दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 74(1) वाज रिवाइज्ड, और यहाँ पर ये कंपलसरी अब कर दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं तो कैबिनेट की रिटन जो सिफारिश होगी उसके बेसिस पर ही लगाएंगे। जब तक कैबिनेट लिखित में नहीं देगी, रिटन में नहीं देगी, तब तक जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट नहीं लगाएंगे। आर्टिकल 38 was added। The term of the Lok Sabha and state assemblies were restored to 5 years by amending Article 83 and 172। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो इनका टर्म था वो 6 years का कर दिया गया था, बट 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि जनता दल सरकार के टाइम पर आया था, इन्होंने फिर से 5 साल का टर्म कर दिया।
Under the provision of Article 358, Article 19 will be automatically suspended when an emergency is declared on the basis of war and external aggression. अब आर्टिकल 19 तो यहाँ सस्पेंड हो जाएगा, बट एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि जो आर्टिकल 20 एंड 21 है ये सस्पेंड नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 359. 52nd Amendment Act 1985. A new 10th schedule was added providing for anti-defection law. मीन्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं अगर वो दल बदल करते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, तो उनको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट. 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989. काफी सारे वीडियोस में मैंने इसको डिस्कस भी किया है. The voting age was decreased from 21 to 18 for both लोकसभा and legislative assembly elections. तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के जो भी इलेक्शंस होंगे उनके लिए जो एज है वो 21 से अब 18 साल कर दी गई है. पहले 21 साल थी, अब 18 साल कर दी गई है आफ्टर 61 अमेंडमेंट एक्ट. 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990. इसके थ्रू एक मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन बनाया गया फॉर SC and STs and the office of a special officer for SC and STs was removed. 69th Amendment Act 1991. Union Territory of Delhi was given the special status of National Capital Territory of Delhi. ठीक है. 70-member Legislative Assembly and 7-member Council of Ministers were established Delhi. 71 Amendment Act 1992. Konkani, Manipuri and Nepali languages were included in the 8th schedule of the Constitution. तो 8th schedule में क्या है? इसमें languages हैं. 8th schedule में क्या है? languages हैं. ठीक है, भाषाओं को रखा गया है. कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं. तो यहाँ पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को यहाँ पर शामिल किया गया थ्रू 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. और अब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो बढ़कर 18 हो गई थी. ठीक है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992. इस पर मेरा एक कंप्लीट वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं. मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. तो पंचायती राज जो थे इनको इंस्टीट्यूशंस को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक जो स्टेटस है वो मिल गया था. इसके थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 9 ऐड किया गया था. ठीक है. 11th शेड्यूल, अभी तक हमने 10 शेड्यूल पढ़े थे. ठीक है, अब 11th शेड्यूल ऐड हो गया है. were added in the Indian Constitution to recognize पंचायती राज institutions and provisions related to them. ठीक है. 29 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर तो ये 29 जो सब्जेक्ट्स हैं ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं. और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 243 है. ठीक है. 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992. ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनसे रिलेटेड है, उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था. इसके थ्रू अभी हमने पार्ट 9 की बात की, पार्ट 9 ऐड किया गया. अब 74th अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9A ऐड किया गया है. ठीक है. 11 शेड्यूल हो चुके थे ना, तो अब हुए हैं 12 शेड्यूल. ठीक है. तो ये 73rd और 74th के थ्रू यहाँ पर 11th और 12th शेड्यूल ऐड किए गए हैं. पार्ट 9 और पार्ट 9A को ऐड किया गया है. कॉमन बात यहाँ पर यह है कि आर्टिकल दोनों का सेम है, 243. ठीक है. 243 से लेकर यहाँ पर 243 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं वो पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड है. ठीक है. अर्बन लोकल बॉडीज यानी अगर म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें तो 18 सब्जेक्ट्स हैं इनके. ठीक है. 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002. इसके थ्रू जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया. और यहाँ पर 3 अमेंडमेंट किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू. पहला तो यहाँ पर था जो फंडामेंटल राइट्स में किया गया. इसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, उसको ऐड किया गया. दूसरा जो आर्टिकल 45 है इसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया गया था. ठीक है. ये 3 बेसिक जो यहाँ चेंज है एजुकेशन में उससे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुए थे. और ये भी आपको मेरी एक वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे.
Elementary education was made a fundamental right, free and compulsory education to children between 6 and 14 years. ठीक है. A new fundamental duty under Article 51A. तो fundamental duty जो यहाँ पर ऐड किया गया था 11 fundamental duty, जो fundamental duties तो आपको पता ही है 51A में है. ठीक है, आर्टिकल 51A में है. तो इसमें पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे. ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, और इस अमेंडमेंट के थ्रू 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको भी ऐड कर दिया गया. उसमें कहा गया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड. तो पेरेंट्स और गार्जियन है उनके लिए ये कंपलसरी होगा कि वो अपने बच्चे को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए. सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके थ्रू बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली इन लैंग्वेजेस को 8 शेड्यूल में शामिल किया गया है. तो अब टोटल लैंग्वेजेस कितनी हो गई हैं? अब हो गई हैं 22. ठीक है. 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 extended the reservation of seats for the SC and STs and special representation for the Anglo-Indians in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for a further period of 10 years up to 2020. आर्टिकल 334 के तहत तो जितने भी एंग्लो इंडियंस हैं उनका लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो रिप्रेजेंटेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया. 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसके थ्रू जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया. और 3 मेजर जो चेंजेस हैं वो इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किए गए थे. राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेड अ फंडामेंटल राइट. तो आर्टिकल 19 में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, है ना, राइट टू बनाने का जो राइट है उसे एक फंडामेंटल राइट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया. सेकेंड, जो डीपीएसपीज हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करेंगे अंडर आर्टिकल 43B. नेक्स्ट है अ न्यू पार्ट 9B वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो एक नया पार्ट यहाँ पर पार्ट 9B ऐड किया गया है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. 100 अमेंडमेंट एक्ट 2015, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 1974 में एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कुछ टेरिटरीज को यहाँ पर एक्सचेंज किया गया था. प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टेरिटरी, जो 4 जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरीज से ही रिलेटेड है. आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा. ठीक है. तो इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड, तो फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें यहाँ पर चेंजेस कर दिए गए थे. 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया. 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसके थ्रू आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज ग्रांटेड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. तो एनसीबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर दे दिया गया था. एंड आर्टिकल 338B को ऐड किया गया था. 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसके थ्रू एंग्लो इंडियन इनको खत्म कर दिया गया. सेकंड, जो लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज हैं इसमें एससी और एसटीज का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया गया था. 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटरीज हैं उनको यहाँ पर ये पावर दी गई कि वो एससी बीसी को आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है. विच इंक्लूड द ग्रुप कॉमनली नोन एज अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी आर कम्युनिटीज फॉर विच द स्टेट कैन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजंस फॉर एफर्मेटिव एक्शंस इन इंडिया. नेक्स्ट है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023. इस पर मेरा कंप्लीट वीडियो भी है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या विधेयक, उसको आप जाकर देख सकते हैं और पूरा डिटेल में वो वीडियो है. तो इसके थ्रू 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 के थ्रू 1/3 ऑफ सीट्स फॉर women in Lok Sabha, state legislative assemblies and the legislative assembly of the national capital territory of Delhi, including those reserved for SC and STs. तो यहाँ पर जो 1/3 सीट्स हैं वुमेन्स के लिए लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पर रिजर्व की गई हैं. So these are major amendments in Indian Constitution. So if you like it, like and subscribe and share this channel. So मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. Till then, bye bye.